जय हिंद। आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल भास्कर एक्सप्लेन स्टडी पर स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉप 30 प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, यह हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारा, पहला केल्विन, दूसरा कैलोरी, तीसरा हाफ पावर और चौथा जूल। तो कार्य जो है इसका एसआई मात्रक होता है जूल। तो पहला का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर। प्रश्न कह रहा है एक अश्व शक्ति बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 776 वाट, दूसरा ऑप्शन है 746 वाट, तीसरा ऑप्शन है 11,000 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वोल्ट। तो दूसरा का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर। प्रश्न कह रहा है न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन का 3 गति नियम था, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन का जो द्वितीय गति नियम है, इससे हम लोगों को बल का व्यंजन प्राप्त होता है। तो तीसरा का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर। प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या उपयुक्त सभी? तो पृथ्वी की सतह से जब हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा दाब जो है घटता जाएगा। तो हमारा 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर। प्रश्न कह रहा है प्रेस कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? प्रेस कुकर जो होता है उसमें खाना बहुत जल्द पक जाता है, आखिर इसका कारण क्या है? तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है प्रेस कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरा है प्रेस कुकर के अंदर में कमी से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तीसरा है प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिससे खाना जल्द पक जाता है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्द पकने का कारण है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है खाना जल्द पक जाता है। तो 5 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर। प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के तल का पलायन वेग है। यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर हम लोग यदि मान लीजिए खड़े हैं और किसी भी वस्तु को हम लोगों को मतलब आकाश में भेजना है, तो कितना गति से कितना तेजी से उसको भेजेंगे कि वह जो है पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना है। तो पृथ्वी के तल का पलायन वेग 11.2 किमी प्रति सेकेंड है। तो 6 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग समझिए पलायन तल कहने का, पलायन वेग कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं और हमको किसी भी वस्तु को आकाश में भेजना है, तो कितना तेजी से उसको जो है फेंकेंगे कि वो आकाश में चला जाएगा। तो हम लोग जब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में जब हम लोग 11.2 किलोमीटर क्या करेंगे, हम लोग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से जब हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को ऊपर फेंकेंगे, तो वह वस्तु जो है आकाश में चला जाएगा, पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। तो वही करा कि पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर। प्रश्न कह रहा है पानी के बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पानी का जो बूंद होता है, वर्षा का जो बूंद होता है, उसका गोल होने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है प्लावन, दूसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण, तीसरा ऑप्शन है केशिकत्व के कारण और चौथा ऑप्शन है उत्क्षेपण के कारण। तो पानी के बूंदों का गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। पानी का जो बूंद गोल होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। तो 7 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। प्रश्न कह रहा है झूला झूलता हुआ किसी लड़का का बगल में कोई दूसरा लड़की आकर बैठ जाता है, तो आवर्तकाल क्या होगा?
पहला है बढ़ जाएगा, दूसरा है घट जाएगा, तीसरा है अपरिवर्तित हो जाएगा। तो जब झूला झूलता हुआ किसी लड़का का बगल में कोई दूसरा लड़का आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल जो है अपरिवर्तित हो जाता है। तो 8 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर। प्रश्न कर रहा है गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है या फिर इनमें से सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? अपरिवर्तित रहेगा। उसका आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। क्वेश्चन कर रहा है हमारा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारा ध्वनि तरंग है। पहला ऑप्शन है अनुधारित तरंग है, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग है, तीसरा ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय तरंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंग जो है यह एक अनुधारित तरंग है। तो 10 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर। प्रश्न कह रहा है अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? ये जो अनुप्रस्थ तरंग होती है इसको हम लोग किस माध्यम में उत्पन्न कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है सिर्फ गैस में, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ ठोस में, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ द्रव में और चौथा ऑप्शन है इनमें तीनों में। तो देखिए यह अनुप्रस्थ तरंग जो है इसको हम लोग सिर्फ ठोस में उत्पन्न कर सकते हैं। जो पदार्थ ठोस होगा, जो माध्यम ठोस होगा, वहाँ हम लोग सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न कर सकते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग को हम लोग जो है सिर्फ ठोस माध्यम में उत्पन्न कर सकते हैं। तो 11 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर। प्रश्न कह रहा है अनुधारित तरंग किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? अनुधारित तरंग जो होती है उसको हम लोग किस माध्यम में उत्पन्न कर सकते हैं? पहला है गैस माध्यम में, दूसरा है ठोस में, तीसरा है द्रव में और चौथा है इनमें तीनों में। तो यह अनुधारित तरंग जो है इसको हम लोग गैस में भी उत्पन्न कर सकते हैं, ठोस में भी उत्पन्न कर सकते हैं और द्रव में भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमारा 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें तीनों में हम लोग अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 13 नंबर। प्रश्न कर रहा है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है किलो हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है हर्ट्ज प्रति सेकंड और चौथा ऑप्शन है किलो हर्ट्ज प्रति सेकंड। तो आवृत्ति जो है इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसको हम लोग एच जेड से सूचित करते हैं। यदि पूछा जाए कि हर्ट्ज को हम लोग किससे सूचित करते हैं तो हर्ट्ज को हम लोग एच जेड से सूचित करते हैं और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर। प्रश्न कह रहा है ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक होता है किसमें? ध्वनि का जो तरंग होता है उसका वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? पहला ऑप्शन है गैस में, दूसरा ऑप्शन है ठोस में, तीसरा ऑप्शन है द्रव में और चौथा ऑप्शन है इनमें तीनों में। तो ध्वनि तरंग जो है उसका सबसे अधिक वेग ठोस माध्यम में होता है। तो 14 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर। प्रश्न कह रहा है किस रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है? यहाँ पर परिकिरणन वर्ड आया है। परिकिरणन का मतलब होता है झुकाव। तो किस रंग के प्रकाश का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर बैगनी ऑप्शन पहला है हमारा, दूसरा ऑप्शन लाल है, तीसरा ऑप्शन है आसमानी और चौथा ऑप्शन है पीला। तो बैगनी रंग जो है इसका परिकिरणन यानी झुकाव सबसे अधिक होता है। तो 15 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर। प्रश्न कर रहा है घड़ी के पेंडुला बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? घड़ी का जो पेंडुला जो वो घूमते रहता है, मिनट वाला और घंटा वाला सुई, उसका हम लोग बनाने के लिए उसका किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं? यहाँ पर वर्ड आया है मिश्र धातु का।
देखिए, मिश्र धातु हम लोग उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक धातु और अधातु से मिलकर बना हो, उसको हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि घड़ी का जो पेंडुला होता है वह किससे मिलकर बना होता है। तो घड़ी का पेंडुला इन वायर नामक मिश्र धातु से मिलकर के बना होता है। तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर। प्रश्न कह रहा है जब पीले फूल पर लाल प्रकाश डाला जाता है तो वह किस रंग में दिखाई देगा। जब पीले फूल को हम लोग लाल प्रकाश डालेंगे तो वह किस रंग का दिखाई देगा। मान लीजिए कि यह एक पीला फूल है, यह हमारा एक पीला फूल है, यह मान लीजिए पीला फूल है हमारा, और जब हम लोग इस पर लाल प्रकाश को डालेंगे तो यह किस रंग का, तो यह फूल जो है किस रंग का दिखाई देगा। पीला रंग का दिखाई देगा, नारंगी रंग का दिखाई देगा, काला रंग का दिखाई देगा, या फिर लाल रंग का दिखाई देगा। तो जब हम लोग पीले फूल पर लाल प्रकाश को जो है क्या करेंगे, लाल प्रकाश को इस पर डालेंगे तो वह फूल जो है काला दिखाई देगा। तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काला। अगला प्रश्न है 18 नंबर। प्रश्न कह रहा है अनुदैर्ध्य तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, किसमें, ठोस में, वैक्यूम में, गैस में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है वह वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकता है। तो हमारा 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर। प्रश्न कह रहा है सूरज की रोशनी में गुलाब लाल दिखाई देता है, लेकिन वही गुलाब हरे रंग की रोशनी में किस रंग का दिखाई देता है। सूरज की रोशनी में गुलाब जो है लाल रंग का दिखाई देता है, लेकिन वही गुलाब हरे रंग की रोशनी में कैसी दिखाई देती है। तो वह गुलाब हरा रंग की रोशनी में जो है काला दिखाई देता है। तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर। प्रश्न कह रहा है एक दिशा में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, या फिर प्रेरित धारा कहते हैं, या फिर डायरेक्ट करंट कहते हैं, या फिर आयनिक करंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब कोई धारा एक ही दिशा में बहे तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर। प्रश्न कह रहा है जब डिटर्जेंट को पानी में मिलाया जाता है तो सतह तनाव होगा, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य हो जाता है। तो जब हम लोग डिटर्जेंट को पानी में मिलाते हैं तो उसका तनाव जो है बढ़ जाता है। तो 21 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर। प्रश्न कह रहा है कोणीय संवेग का सही सूत्र क्या है। कोणीय संवेग जो है उसका सही सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन है एल बराबर आर गुना पी, दूसरा ऑप्शन है एल बराबर आर पी, तीसरा ऑप्शन है एल बराबर पी गुना आर, और चौथा ऑप्शन है एल बराबर पी आर। तो कोणीय संवेग का सही सूत्र होता है एल बराबर आर गुना पी। तो 22 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर। प्रश्न कह रहा है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के स्थिरांक के लिए माप की इकाई क्या है। यानी कहने का मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण का जो स्थिरांक होता है उसका माप किस इकाई द्वारा किया जाता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के लिए माप किस इकाई के द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति केजी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति केजी, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, चौथा ऑप्शन है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की माप करने के लिए जो है हम लोग न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर का जो है इस इकाई का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर। प्रश्न कह रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो आसमान में जो उड़ता है, आसमान में जो चलता है, तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है न्यूटन का पहला गति नियम, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन का दूसरा गति नियम, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन का तीसरा नियम, और चौथा ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। तो रॉकेट जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत पर जो है क्या करता है रॉकेट
रॉकेट जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर। प्रश्न कह रहा है टेस्ला चुंबकीय की एक इकाई है। टेस्ला चुंबकीय की एक इकाई है। पहला ऑप्शन है फ्लक्स की इकाई है, दूसरा ऑप्शन है प्रेरण की इकाई है, तीसरा ऑप्शन है क्षण की इकाई है और चौथा ऑप्शन है क्षेत्र डॉपलर की इकाई है। तो टेस्ला जो है वह चुंबकीय फ्लक्स की एक इकाई है। तो यहाँ पर हमारा फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो टेस्ला क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स की एक इकाई होगा। तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर। प्रश्न कह रहा है एम्पियर का प्रभाव निम्न में से संबंधित है। एम्पियर का प्रभाव किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है विद्युत धारा से, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश से, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मा से और चौथा ऑप्शन है ध्वनि से। तो एम्पियर जो है जिसको हम लोग एस से सूचित करते हैं, एम्पियर को, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्पियर को हम लोग किससे सूचित करते हैं। तो एम्पियर को हम लोग ए से सूचित करते हैं और इसका प्रभाव जो है विद्युत धारा से संबंधित है, क्योंकि विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो प्रभाव भी विद्युत धारा से ही संबंधित होगा और इसको हम लोग सूचित करते हैं ए से। और विद्युत धारा को जो है हम लोग आई से सूचित करते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर। प्रश्न कह रहा है ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण जो आज इतना ज्यादा हो रहा है उसका इकाई क्या है? तो उसका इकाई डेसिबल है या फिर दशमलव है या पीपीएम है या फिर हर्ट्ज है। तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई हम लोग डेसिबल को मानते हैं, डेसिबल होता है। तो 27 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर। प्रश्न कह रहा है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में तापमान समान है। कौन सा तापमान इनमें से समान है? दोनों में 32 डिग्री समान है, 40 डिग्री समान है, -40 डिग्री समान है या फिर -273 डिग्री समान है। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में तापमान -273 डिग्री समान है। तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर। प्रश्न कह रहा है वाटर पेपर खाली स्थान वस्तु का एक उदाहरण है। किस वस्तु का उदाहरण है? पारदर्शी वस्तुओं का उदाहरण है, पारभासी वस्तुओं का उदाहरण है या फिर अपारदर्शी वस्तुओं का उदाहरण है या चमकदार वस्तु का उदाहरण है। तो वाटर पेपर जो है यह एक पारभासी वस्तु का उदाहरण है, क्योंकि इसमें हम लोगों को हल्का फुल्का जो है पार आर पार दिखाई देता है, साफ दिखाई नहीं देता है लेकिन हल्का फुल्का दिखाई देता है। तो वाटर पेपर हो जाएगा हमारा पारभासी वस्तु। तो 29 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर और सबसे लास्ट प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एसी जनरेटर का हिस्सा नहीं है? एसी जनरेटर किसका हिस्सा इसमें से नहीं है? पहला है स्पिल रिंग्स का, दूसरा ऑप्शन है कॉइल का, तीसरा ऑप्शन है कम्यूटेटर का और चौथा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर का। तो एसी जो जनरेटर है उसका इसमें से हिस्सा नहीं है कम्यूनेटर। कम्यूनेटर जो है यह एक एसी जनरेटर का हिस्सा नहीं है। तो 30 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। तो यह था हमारा 30 प्रश्न जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको आप लोग याद करके जरूर किसी भी एग्जाम में जाइएगा, ताकि यहाँ से आप लोगों का 2 से 3 नंबर यहाँ से आपका जो है कन्फर्म हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए